नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनविसा क्लासेस में। साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष आज हाजिर हूँ बीएड 33 सेमेस्टर हिंदी शिक्षण के सबसे अंतिम यूनिट 4 के सबसे अंत में जो हमें पाठ पढ़ना है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है हिंदी शिक्षण मूल्यांकन। ये सबसे अंतिम पाठ है आपका हिंदी शिक्षण का, और इसी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो जुड़ जाइए आप सभी लोग, अपने कापी पेन निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाना भी शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में समस्या का सामना न करना पड़े। आपके पास नोट्स की समस्या न रहे, आपके पास खुद का नोट्स रहेगा, पढ़ा हुआ नोट्स रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वे बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि हिंदी शिक्षण मूल्यांकन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी शिक्षक होता है, जब वह अध्ययन अध्यापन कार्य करता है, शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, कोई भी शिक्षक है, किसी भी विषय का शिक्षक है, जब वह अपना अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू करता है, पढ़ाने का कार्य शुरू करता है, सामान्य भाषा में कहें तो वह अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का कार्य करता है। जैसे कि अगर आज का उसका उद्देश्य है कि आपको तुलसीदास के बारे में उसे बताना है, ठीक, तो वह तुलसीदास से ही संबंधित बातें करेगा, न कि नरहरि दास से और सूरदास से संबंधित बात करेगा। वह आज जो भी बताएगा क्लास में वह तुलसीदास से संबंधित चीज़ें ही होंगी। तो उसी तरह तो एक शिक्षक या एक अध्यापक जो भी शिक्षण कार्य करता है कक्षा कक्ष में, वह शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करता है। और ये अध्ययन अध्यापन कार्य करने के बाद जब वह अध्यापन कार्य समाप्त कर लेता है, तो वह यह सोचता है कि उसने जो अभी अध्यापन कार्य किया है वह कितना प्रभावशाली ढंग से बच्चों को समझ में आया है। इसके लिए वह क्या करता है, मूल्यांकन करता है, यानी कि प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब इसी मूल्यांकन के संबंध में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले मैं उसका अर्थ और परिभाषा बताता हूँ, तो यहाँ भी वही कार्य करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मूल्यांकन का अर्थ की, तो लिखा हुआ भी है। ठीक है, आप सबसे पहले काम करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक, तबीयत सही नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोर्स समाप्त करना है, इसलिए आना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों का अगर कोर्स समाप्त समय से नहीं होगा तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी, और आप लोगों की वजह से ही हम हैं। तो नहीं सोचते हैं कि कोई तकलीफ़ हो आप लोगों को, तो आप भी हमारा सहयोग करिए। ठीक है, बात करेंगे मूल्यांकन के अर्थ की। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ मूल्य का अंकन या मापन है, क्योंकि किसी भी मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तब। ठीक है, इसका मूल शब्द मूल्य है, यानी कि मूल्य नामक शब्द से ही आपका ये मूल्यांकन शब्द बना हुआ है। आगे बात करेंगे, मूल्य उपयोगिता पर आधारित है। मूल्य उपयोगिता पर आधारित है तथा उपयोगिता उद्देश्य पर आधारित है। समझिए बात को, मूल्य जो है यह मूल्य आपका जो उपयोगिता पर आधारित है। ठीक है, उपयोगिता पर आधारित है, जबकि आपका उपयोगिता जो है वह उद्देश्यों पर आधारित है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्य उपयोगिता पर आधारित है, उपयोगिता उद्देश्यों पर आधारित है। इसीलिए ये जो मूल्य है हमारा, यह मूल्य उद्देश्य पर आधारित एक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखेंगे, इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभव इकट्ठा करने पड़ते हैं। यानी कि अगर आपको मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन करने से पूर्व बालक को अधिगम अनुभव इकट्ठे करने होंगे। जैसे कि शिक्षक आता है, कक्षा कक्षा पढ़ाता है, तो जब पढ़ाने का कार्य करता है तो बालक क्या करता है, बालक उनसे सीखता है, अधिगम करता है। ठीक है, और जब अधिगम कर लेता है, उसके अधिगम में अनुभव में वृद्धि हो जाती है, तब शिक्षक मूल्यांकन करता है। सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ भी है कि इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मूल्यांकन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कह रहा है कि मूल्यांकन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभव इकट्ठा करने पड़ते हैं।
और अधिगम अनुभवों के माध्यम से उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ है यह मूल्यांकन से पता चलता है। वही बात आ गई कि जब अधिगम अनुभव इकट्ठा हो जाता है तो इसी के माध्यम से यह पता चलता है कि यह जो पढ़ाया हुआ है, जो उद्देश्य है, जो हमने शिक्षण कार्य किया है, इसका जो उद्देश्य है यह किस सीमा तक प्राप्त हुआ है, इसे हम पता करने के लिए मूल्यांकन का कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया है। तो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना। यह मूल्य नामक शब्द से बना हुआ है मूल्यांकन, और मूल्य जो है मूल्यांकन जो है वह उद्देश्य आधारित एक प्रक्रिया है, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभव को इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है, अधिगम अनुभव जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इन्हीं के माध्यम से जो शिक्षण का उद्देश्य है वह किस सीमा तक प्रभावी हुआ है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे अंत में मूल्यांकन करते हैं। जैसे मैं ही हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अधिगम कर रहे हैं, आप अधिगम कर रहे हैं। इसके बाद यह जो आप अधिगम कर रहे हैं यह किस सीमा तक प्रभावी हुआ है, किस सीमा तक आपके हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य है, आपको ये टॉपिक पढ़ाने का ये उद्देश्य हमारा जो आज का है, यह किस सीमा तक आपको प्राप्त हुआ है, इसकी जानकारी के लिए आपसे हम लास्ट में प्रश्न पूछ देंगे। ठीक, आपका मूल्यांकन कर लेंगे और हमें पता हो जाएगा। तो यही चीज़ कर रहा है मूल्यांकन के अर्थ के अंतर्गत। अब एक दो परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहला क्यूलिन व हन्ना के अनुसार, यह परिभाषा बहुत छोटी है, बहुत आसान भी है। देखिए, इन्होंने कहा कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में हुए परिवर्तन के विषयों में साक्ष्यों का संकलन तथा उनकी व्याख्या ही मूल्यांकन है। इसने कहा कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में, इन्होंने विद्यालय के संदर्भ में परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में जो भी परिवर्तन हुआ है, ठीक, उनका संकलन करना और उनकी व्याख्या करना ही क्या है, यही मूल्यांकन है। इन्होंने कहा कि बालक के व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनका संकलन करके, साक्ष्य इकट्ठा करके उसकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। यह परिभाषा क्यूलिन व हन्ना ने दी है। और ये परिभाषा है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, एनसीईआरटी ने परिभाषा दी है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। यही बात जो आ गई, मैं जो अर्थ में बताया था कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, वह किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। ठीक, कक्षा कक्ष में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावोत्पादक रहे हैं, यानी कि जो कक्षा कक्ष में शिक्षक ने अपने अनुभव बालकों को प्रदान किया है वह कहाँ तक बालकों को प्रभावी हुए हैं और कहाँ तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी है, यह सब किससे पता चलता है, यह सभी चीज़ें एक मूल्यांकन की प्रक्रिया से पता चलती है। यह परिभाषा दिया है एनसीईआरटी ने। ठीक, तो यही है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा। अब हम आगे बात करेंगे कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है। ठीक है, मूल्यांकन का भाषा शिक्षण में क्या महत्व है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, जो लोग इसके साथ नहीं लिए होंगे ले सकते हैं। ठीक, देखिए, बात करते हैं हम मूल्यांकन का भाषा शिक्षण में महत्व, यानी मूल्यांकन का क्या महत्व है भाषा शिक्षण में। और सच कहें तो अगर ये जरूरी नहीं कि हिंदी भाषा शिक्षण की ही बात की जा रही है, यह उर्दू भाषा का भी शिक्षण रहेगा तब भी चलेगा। ठीक, यही जो हेडिंग है यह आपके इंग्लिश टीचिंग में जो मूल्यांकन है उसमें भी चलेगा इवैल्यूएशन, और आपके संस्कृत शिक्षण जो है उसमें भी यही चलेगा। हालांकि हम हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हैं तो हिंदी शिक्षण की बात करेंगे, लेकिन कोई भी भाषा हो सब में जो महत्व है मूल्यांकन का यही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि मूल्यांकन का भाषा शिक्षण में क्या महत्व है। तो पहला महत्व यह है, परीक्षा में अगर 60 में पूछेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वैसे उम्मीद है कि ये 60 में ही पूछेगा, लॉन्ग में नहीं पूछेगा। फिर अगर 60 में पूछा तो आप जो हेडिंग लिखे हुए हैं सब, ये सभी हेडिंग है। ठीक है, आप इन सब से 2-2 लाइनें लिखते जाइएगा। ठीक है, 2-2 लाइन 3-3 लाइनें सबके बारे में लिखते जाइएगा, आपका हो जाएगा। अगर लॉन्ग में पूछता है तो बाकायदे आप हेडिंग बना करके लिखते जाइए। ठीक है, या अगर 60 में आप हेडिंग बना करके हर हेडिंग के अंतर्गत 2-2 3-3 लाइन लिख देंगे तो भी चलेगा।
बात करेंगे हम, पहला है उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्धारण में सहायक, यानी कि जो मूल्यांकन किया जाता है हिंदी भाषा में, यह उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्धारण में सहायक होता है। यानी कि इससे यह पता चलता है, जब एक कापी में हम लिखेंगे कि जब शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षण के पश्चात मूल्यांकन करता है तो उसे यह पता चलता है कि जो उसके शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में वह कितना सफल हो सका है। ठीक है, यानी कि बालक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सफल हुए हैं, इसका निर्धारण किया जा सकता है। आगे है विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। विशिष्ट उद्देश्य और समान उद्देश्य दो उद्देश्य होते हैं। जैसा कि आप सभी अपने जब थर्ड सेमेस्टर में आप बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, टीचिंग की फाइल, तो उसमें आप लिखते हैं, ऊपर आप 5 लिखते हैं सामान्य उद्देश्य और नीचे 3 लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, एक ज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक क्रियात्मक। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके पाठ से संबंधित होता है। जैसे आपने कबीरदास पढ़ा रहे हैं तो पहला होगा कि बालक बच्चे क्या कहते हैं उसको, छात्र छात्राएँ कबीरदास के विषय में जान सकेंगे। दूसरा होगा छात्र छात्राएँ कबीरदास के बारे में बता सकेंगे। और तीसरा होगा छात्र छात्राएँ कबीरदास का चित्र बना सकेंगे। ठीक है, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक हो गया। तो ये 3 जो लास्ट के होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यह आपके पाठ से संबंधित होते हैं। और बाकी जो 5 उद्देश्य शुरुआत आप लेते हैं कि छात्र हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे, छात्र लेखक के बारे में जान सकेंगे या उनकी रचनाओं के बारे में जान सकेंगे, ये जो आप लिखते हैं वो समान उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो यही कह रहा है यह कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य से कबीरदास पढ़ा रहे हैं हम, ठीक, तो जो हमारा कबीरदास का टॉपिक है उसके बारे में बच्चे जो हैं वह जान सकेंगे। ठीक है, क्या है कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। तो जो विशिष्ट उद्देश्य से कबीरदास है, तो जो कबीरदास ने तीनों लिखवाया कि उनके बारे में जान सकेंगे, बता सकेंगे, उनका चित्र बना सकेंगे, तो यह हमें लास्ट में मूल्यांकन के द्वारा पता हो जाता है कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी है या नहीं हो सकी है। ठीक है, आगे तीसरा पुनर्बलन के रूप में प्रयोग। पुनर्बलन के रूप में भी हम ये भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। पुनर्बलन के रूप में कैसे करते हैं, जैसे कि शिक्षक है, कक्षा प्रश्न पूछ रहा है, बालक बता रहा है, तो जब बालक सही बताया जाता है हम कहते हैं हाँ शाबाश तूने बहुत सही बताया, बैठ जाओ। तो बच्चा भी क्या होता है, पुनर्बलित होता है और शिक्षक भी पुनर्बलन प्राप्त करता है। उससे भी लगता है कि हाँ मैंने जो आज पढ़ाया है मेरा पढ़ाया सफल रहा। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छी क्लास लगी, हाँ सर बहुत अच्छे समझाया आपने, तो हमें भी पुनर्बलन मिलता है, हमें भी ये होता है कि हाँ हमने अच्छा पढ़ा है, तो ऐसे कमेंट आ रहे हैं। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे भी होती है मूल्यांकन में भी, कि पुनर्बलन के रूप में भी मूल्यांकन का भाषा शिक्षण में महत्व होता है। ठीक, आगे देखेंगे हम विद्यार्थियों के वर्गीकरण व स्तरीकरण में सहायक। क्योंकि जब शिक्षक कक्षा कक्ष में अध्यापन के बाद मूल्यांकन करता है तो उसे यह भी पता चलता है कि जो बालक है वह किस स्तर के हैं। क्योंकि कुछ बच्चे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उसे समझ में आता है कि यह पिछड़े बालक लग रहे हैं या इनको चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। ठीक, तो बालकों का स्तर जो होता है वह और बालकों का वर्गीकरण, और शिक्षक यह पहचान लेता है कि कौन कौन से बच्चे तीव्र बुद्धि वाले हैं, कौन कौन से बच्चे जल्दी से बात को पकड़ ले रहे हैं, तो बालकों का स्तर और वर्गीकरण शिक्षक कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम शिक्षण विधियों व प्रविधियों की उपयोगिता में सहायक। यानी कि जो शिक्षक होता है वह जो मूल्यांकन करता है भाषा शिक्षण में, तो वह शिक्षण विधियों और प्रविधियों की उपयोगिता में सहायक होती हैं। कैसे होती हैं, समझिए बात को। जब एक शिक्षक मूल्यांकन करता है भाषा के विषयों में, तो वह जब मूल्यांकन करता है तो उसे यह समझ में आता है कि उसने जो विधियाँ प्रविधियाँ का प्रयोग किया था, ठीक है, उस टॉपिक को समझाने में वह उपयोगी है या नहीं है। मान लीजिए उसने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है, तो व्याख्यान विधि उस चीज़ को पढ़ाने के लिए सफल रही है या सफल नहीं रही है, यह बात किससे पता चलती है, यह बात मूल्यांकन करने से ही पता चलती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि शिक्षण विधियों व प्रविधियों की उपयोगिता में सहायक होता है मूल्यांकन। क्योंकि मूल्यांकन से ही पता चलता है कि जिन विधियों प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक ने किया है वह सुचारू रूप से प्रभावी हो सकी हैं या नहीं हो सकी हैं। आगे देखेंगे हम शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श में सहायक। चूँकि जब मूल्यांकन शिक्षक करता है तो बालक जिस चीज़ में ज़्यादा ध्यान लगाता है उसी संबंधित उदाहरण दे करके अपने भावाभिव्यक्ति करता है, अपने चीज़ों को बताता है। जैसे कि शिक्षक ने पूछा
कि कबीरदास के बारे में तुम क्या जानते हो, तो कबीरदास के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं सर जी, ये जानते हैं कि वह जुलाहे का काम करते थे, ऐसा कह देगा, ठीक है। या फिर कह देंगे कि वह जो एक संत थे जिन्होंने कंगन डाल दिया सोने का हो गया था, ठीक है, तो उनके बारे में क्या जानते हो, तो मतलब बता देगा कि हाँ हाँ हम ये जानते हैं। तो उनके अगर कोई बच्चा है जो कि सुनार का काम कर रहा है या फिर चमड़ा उद्योग संबंधित कार्य कर रहा है तो बहुत खुश होकर के बताएगा, क्योंकि उसके व्यवसाय से संबंधित वह चीज़ है। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो बालक की अगर रुचि नहीं है उसमें, अगर उसका मन नहीं लग रहा है, उसका व्यवसाय से संबंधित ही ध्यान है, तो उसको हम वहाँ पे निर्देशित भी कर सकते हैं कि तुम्हारा ये हिंदी शिक्षण में मन नहीं लग रहा है तो तुम यह कार्य ऐसे करके तुम सीख सकते हो, ऐसे तुम हिंदी भाषा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तुम कार्य भी कर सकते हो, साथ में तुम हिंदी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन क्लास ले लो, यहाँ से काम भी करते रहोगे, देख के पढ़ते भी रहोगे। तो जो भी चीज़ें संबंधित है तो वो एक शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन और परामर्श में भी मूल्यांकन सहायक होता है। हम जब मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि यह चीज़ बालों को नहीं आ रही है, तो उसको हम यहाँ पे परामर्श भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे है लास्ट हमारा आज का कि विद्यार्थियों की रुचियों योग्यताओं के जांच में सहायक, क्योंकि जब हम मूल्यांकन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन सा बालक प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, कौन सा बालक इस विषय में रुचि नहीं ले रहा है। तो इससे बालक की रुचियों का भी पता चलता है और उनकी जांच भी हो जाती है, किससे, मूल्यांकन से। तो यही है मूल्यांकन का भाषा शिक्षण में महत्व। मूल्यांकन का भाषा शिक्षण में महत्व कि हमने आपको 7 हेडिंग पढ़ा दिया है और इसके बारे में बता दिया है। उम्मीद है कि आप समझ करके अपनी नोटबुक में इसे लिख लेंगे। इसी साथ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं किनारे हो जाता हूँ, ठीक है। और अभी आपकी 1 या 2 कक्षाएँ और चलेंगी, इसके बाद आपका यह हिंदी शिक्षण समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए तथा क्लास को शेयर करिए। धन्यवाद।